सीक्रेट विंग्स एपिसोड श्योर। स्टारबक्स से निकलने के बाद चेज ने थॉटफुली मॉल में रुकने का निर्णय लिया ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जोर दिया, इसीलिए मैंने मान लिया। एक जोड़ी पैंट, 2 या 3 शर्ट और जो भी अन्य चीजें तुम्हें चाहिए खरीद लो। हमें एओलस तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। कुछ मिनट बाद मैं सब कुछ लेकर वापस आ गई। चेज ने मेरा सामान भुगतान किया और मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वाह, तुम्हें केवल 10 मिनट लगे। मुझे नहीं पता था कि लड़कियां इतनी तेजी से शॉपिंग कर सकती हैं। मैंने आंखें घुमाई। सभी लड़कियों को मॉल में घंटे बिताना पसंद नहीं है, जान लो। और वैसे भी हम अभी जल्दी में हैं, इसलिए मैं यह नहीं सोच रही थी कि कौन सा टॉप मेरे जूतों के साथ सबसे अच्छा लगेगा। चेज हंसा। ठीक है, समझ गया, चलो हमें जाना चाहिए। मैं जल्दी से बाथरूम गई और चेज ने मेरी शर्ट के पीछे पंखों के लिए स्लिट्स काट दिए ताकि मैं बदल सकूं। तो हम पंखों की भूमि तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने चेज का पीछा करते हुए सड़क पर पूछा। मेरे मन में कई तरह के परिदृश्य आए, हर एक दूसरे से ज्यादा कूल। क्या हम वहां एक विशाल पक्षी की पीठ पर पहुंचने वाले थे, या शायद उनके पास उड़ने वाली नावें थीं जो एओलस और मानव दुनिया के बीच यात्रा करती थीं? हम बस ले रहे हैं। इस उत्तर ने मेरी कल्पना को अचानक रोक दिया। मैंने अपनी निराशा को दिखने से रोकने की कोशिश की। बस, ये कितना उबाऊ है। हम बस स्टॉप पर पहुंचे और चेज दीवार के सहारे खड़ा हो गया। बस के आने का संकेत देखने लगा। मैंने बस के मार्ग का नक्शा देखा। मुझे कोई स्टॉप, एओलस या विंग्ड जैसा कुछ नहीं दिख रहा। मैंने चेज के पास वापस आते हुए कहा। उसने मुझे एक अजीब नजर दी। क्यों होगा? फिर वह हंसने लगा। नहीं हैली, एओलस की भूमि कोई बस स्टॉप नहीं है। मुझे लगता है कि बस को बादलों के ऊपर पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मैंने सोचा, तुमने कहा हम बस ले रहे हैं, लेकिन यह बस हमें उस स्थान के करीब ले जाने के लिए है जहां से हम वास्तव में एओलस तक पहुंच सकते हैं। चेज ने फिर से गंभीर होते हुए कहा। मेरे मुंह से एक चुप्पी ओह निकला। रुको, तो हम वास्तव में पंखों की भूमि तक कैसे पहुंचते हैं? मतलब मानव दुनिया से तुम्हारी दुनिया तक? मैंने पूछा, जबकि मेरे मन में फिर से कुछ असाधारण तरीके की यात्रा की उम्मीद जाग उठी। वहां एक टॉवर है जो वहां ले जाता है। मैंने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। एक टावर? तुम्हारा मतलब है कि किसी ने बस मानव दुनिया से एओलस तक एक टावर बना दिया? अगर मुझसे पूछो तो एक विशाल पक्षी कहीं अधिक प्रभावी होता। अच्छा, वहां एक एलिवेटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं एक विशाल टावर पर चढ़कर पंखों की भूमि तक जाने वाली नहीं हूं। चेज फिर से हंसने लगा। वह हंसी से हाँफने लगा। हे भगवान, हैली, तुम बहुत मजेदार हो। एक एलिवेटर पूरी तरह से। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि वह फिर से हंसी के द्वार में चला गया। आमतौर पर जब लोग मेरी किसी गंभीर बात पर हंसते हैं तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन चेज इतने अच्छे मूड में थे और किसी भी तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने भी उनके साथ हंसना शुरू कर दिया। राहगीर हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार बस आ गई और हम उसमें सवार हो गए। मैं चेज के बगल में बैठी और पूछा, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि एओलस की भूमि तक कैसे पहुंचना है। क्या आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? चेज मुस्कुराया और मुझे लगा कि वह फिर से हंसने वाला है, लेकिन उसने जवाब दिया, यह ऐसा है, टावर में एक जादुई दरवाजा है। यदि आप उस दरवाजे से गुजरते हैं तो आप एक समान दरवाजे में पहुंच जाते हैं जो एक समान टावर में होता है। वह टावर एओलस की भूमि में होता है। ओह, अब समझ में आया। तो यह टावर में एक पोर्टल की तरह है। मैं राहत महसूस कर रही थी कि मुझे बादलों तक चढ़ने की जरूरत नहीं थी, और सच कहूं तो एक पोर्टल के माध्यम से यात्रा करना लगभग उतना ही कूल था जितना कि एक उड़ते हुए जहाज पर यात्रा करना। अगर तुम चाहो तो, चेज ने कंधे उचकाए, तो क्या इस टावर का कोई नाम है, या तुम इसे बस 2 दुनियाओं के बीच का टावर कहते हो? मैंने बहुत तेजी से आखिरी हिस्सा कहा।
चेज ने मेरी ओर आंखें घुमाई। मेरे दोस्त और मैं इसे 2 दुनियाओं का टावर कहते हैं। वयस्कों को यह नाम पसंद नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि टावर आपको अन्य स्थानों पर भी ले जा सकता है, बजाय सिर्फ एयोलस की भूमि के। मुझे नहीं पता कि मैं इस पर विश्वास करता हूं या नहीं। चेस और मैं पूरे दिन बातें करते रहे, हर चीज के बारे में। हम खाना खाने के लिए रुके और कुछ बार बसें बदलीं। एक समय मुझे चेत से पूछने का मन हुआ कि हम किस शहर में हैं और हम देश के किस हिस्से में जा रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं पूछा। मुझे अपने और अपने पिता के बीच की दूरी को वास्तविक महसूस करने की इच्छा नहीं थी। मैंने पाया कि मुझे यह जानने के बजाय कि हम कई राज्यों के पार हैं, अनिश्चित रहना बेहतर लगता है। मैं ऊँघने लगी और चेज ने मेरा कंधा हिलाकर मुझे जगाया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि रात हो चुकी है। मैंने चेज की ओर रुख किया। क्या हम उतर रहे हैं? हाँ, अगले स्टॉप पर। बस रुक गई और हम कुछ अन्य लोगों के साथ बाहर निकल गए। यह अंतिम स्टॉप था शायद। दरवाजा बंद करने और गाड़ी चलाने से पहले बस ड्राइवर ने हमें देखा। आर यू 2 किड्स गोइंग टू बी ओके? बस ड्राइवर ने पूछा। चेज ने उसे आश्वासन भरी मुस्कान दी। हाँ, हमारे दादा दादी यहीं कोने में रहते हैं। ड्राइवर इस जवाब से संतुष्ट दिखा और हमें जाने दिया। चेज चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यह देखकर प्रभावित हुई कि वह कितना आश्वस्त था। मुझे पता है कि एक अच्छा झूठ बोलना कुछ ऐसा नहीं है जिसे मुझे अपनाना चाहिए, लेकिन आप इसे नकार नहीं सकते कि यह वास्तव में उपयोगी है। चेज तब रुका जब हम बस स्टॉप की नजर से दूर हो गए। अब कहां चलना है? मैंने पूछा। हमें एक छोटे गांव तक पहुंचना है। यहां से पैदल चलकर 30 मिनट का रास्ता है। क्या तुम ठीक हो या रात के लिए रुकना चाहती हो? मैं देख सकती थी कि वह वहां पहुंचने के लिए उत्सुक था और बस में झपकी लेने के बाद मैं थकी हुई नहीं थी। मुझे किसी भी संभावित मुठभेड़ों की चिंता थी, लेकिन चेज के साथ होने के कारण मुझे लगा कि हम ठीक रहेंगे। ठीक है, मैंने कहा, चलते हैं। हम शायद एक छोटे शहर में थे, क्योंकि 10 मिनट में ही हम एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे जहां कोई इमारतें नजर नहीं आ रही थीं। हम चुपचाप चलते रहे। कोई भी रात की शांति को भंग नहीं करना चाहता था। चांद लगभग पूरा था और स्वागत योग्य रोशनी फैला रहा था। मैं ठंड से हल्का कांपने लगी और चेज रुका और अपने क्रॉस शोल्डर बैकपैक से मॉल में खरीदी हुई हुडी निकाली। जैसे ही चेज ने अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और मेरे पंखों के लिए पीछे छेद किए, मुझे लगा कि शायद जिसने इस तरह के बैग का डिजाइन बनाया था वह पंखों वाला व्यक्ति था। यह वास्तव में सुविधाजनक था, क्योंकि बैग ठीक 2 पंखों के बीच में बैठता था और पट्टा पंखों पर नहीं खींचता था। मैंने हुडी पहनी, अपने पंखों को इस तरह से एंगल किया कि वे कपड़े से ज्यादा न रगड़ें। मेरे पंख अब काफी बड़े हो गए थे। वे कभी कभी मेरा संतुलन बिगाड़ देते थे, लेकिन मुझे आश्चर्यजनक रूप से जल्दी उनकी आदत हो गई थी। पंख होना बस सही लगता था। हमने फिर से चलना शुरू ही किया था कि चेज रुक गया। उसके मांसपेशियों में तनाव था। क्या हुआ? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, बस एक एहसास है। मेरे ठीक पीछे रहना, ठीक है? उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। मैंने सहमति में सिर हिलाया और फिर से कांप गई, इस बार ठंड से नहीं। रात अस्वाभाविक रूप से शांत थी और चांद की रोशनी जो पहले स्वागत योग्य थी, अब भयानक और ठंडी लग रही थी। मैंने अपनी चाल बढ़ाई और चेज के और करीब हो गई। अचानक हवा में कुछ तेजी से फड़फड़ाने की आवाज आई। एक पल में चेज ने मुझे अपनी पीछे की ओर धकेल दिया और अपनी तलवार निकाल ली। रुको, चेज के पास तलवार कब आई? मैं इस विचार पर अधिक समय नहीं बिता सकी, क्योंकि एक विशाल नागिन हमारे सामने उभर आई। वह दैत्य मुझसे 4 गुना बड़ा था, शायद और भी बड़ा, और उसकी विशालता और अचानक प्रकट होने से मैं हाँफ उठी। चेज ने अपने दांत भींचते हुए कहा, मेरे पीछे रहो। उसकी निगाहें नागिन पर जमी थीं। नागिन ने फुफकारते हुए अपना मुंह खोला, जिसमें 2 लंबे नुकीले दांत थे। एक हरे रंग की बूंद उसके दांत से नीचे गिरी। मैंने उसकी राह को देखा और देखा कि वह सड़क पर गिरते ही कुछ कंक्रीट को भाप में बदल रही थी। ओह,
मैंने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन डर के मारे कोई आवाज नहीं निकली। नागिन की पूंछ हमारी ओर तेजी से आई। इससे पहले कि मैं अपने पिताजी को अलविदा कह पाती, चेज की तलवार ने वार को रोक लिया और नागिन की खाल को काट दिया। नागिन ने अपनी घायल पूंछ को तुरंत पीछे खींच लिया और अपने पीले, दुष्ट आंखों से चेज को घूरने लगी। चेज, जिसकी निगाहें अब भी नागिन पर केंद्रित थीं, ने कुछ मेरी ओर फेंका, जिसे मैंने मुश्किल से पकड़ा। मैंने अपने हाथों में देखा चेज का बैग। जब मैंने फिर ऊपर देखा तो चेज नागिन की ओर बढ़ रहा था। उसकी तलवार उसके सामने नुकीली थी। दोनों योद्धाओं की निगाहें एक दूसरे से नहीं हट रही थीं। हवा में तनाव व्याप्त था। एक झटके में नागिन की पूंछ चेज की ओर तेजी से आई। पंखों वाला लड़का तुरंत हवा में उड़ा और वार को बाल बाल बचाया। चेज नागिन पर झपट पड़ा, अपनी तलवार से हवा को चीरते हुए। नागिन ने खुद को संभालने का समय नहीं पाया और उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार पड़ा। चकित नागिन ने चेज को अपनी नाक पर एक और वार करने दिया, इससे पहले कि वह पीछे हटे और अपना मुंह चौड़ा खोले। उसने चेज की ओर काटा, लेकिन लड़का बहुत तेज था और नागिन के पीछे से उड़ा। एक बार फिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया। नागिन दर्द से फुफकारते हुए जमीन पर एसिड की बूंदें गिराने लगी, जिससे कंक्रीट में छेद हो गए। चेज ने एक और वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार नागिन तैयार थी। अपनी लंबी पूंछ के एक झटके से उसने चेज को पीछे फेंक दिया। मैं हाँफ उठी, लेकिन चेज ने खुद को संभाला और वापस दौड़ा। तलवार और पूंछ के बीच लंबा संघर्ष चला। आखिरकार नागिन ने चेज के पंख पर वार कर दिया। असंतुलित होकर चेज जमीन पर गिर पड़ा, जिससे एक भयानक आवाज हुई। इससे पहले कि चेज फिर से खड़ा हो पाता, नागिन ने चारों ओर घुमाकर अपना सिर ऊपर उठाया। डर से मुझे एहसास हुआ कि उसकी पूंछ भी मेरे ठीक सामने है। चेज ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया, नागिन के सिर को देखते हुए, जो उसके ऊपर झुका हुआ था, दांत निकाले हुए वार करने के लिए तैयार। बिना सोचे समझे मैंने चेज के बैग की साइड पॉकेट से उसकी पॉकेट नाइफ निकाल ली। नागिन का सिर चेज के ऊपर आ रहा था और मैंने पूरी ताकत से उसकी पूंछ में चाकू घोंप दिया। नागिन अचानक रुक गया और मेरी ओर मुड़ गया। गजब! मैंने चाकू को उसकी मांस में ढंसा हुआ छोड़ दिया और पीछे हट गई। नागिन का सिर धीमी गति से मेरी ओर आने लगा, जिसने मुझे और भी ज्यादा नर्वस कर दिया। मैंने चाकू क्यों छोड़ा? कम से कम मेरे पास खुद को बचाने के लिए कुछ तो होता। अचानक नागिन ने एक घुटी हुई, लगभग चीख जैसी आवाज निकाली। वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत, और चेज की तलवार उसके सिर के पीछे से बाहर निकली हुई थी। मेरे पैर कमजोर हो गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी, कांपती हुई। चेज नागिन के सिर के पास उतरा और अपनी तलवार वापस खींच ली। उसकी हरकतें झटकेदार थीं। उसने तलवार को घास पर पहुंचा और उसे म्यान में डाल दिया, जहां वह कांपती हुई प्रतीत हुई और फिर गायब हो गई। मैंने अपनी ध्यान तलवार, या यूं कहें उसकी कमी, से हटाकर चेज की ओर देखा। वह हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। एक हाँफ के साथ मैंने देखा कि उसका दाहिना पंख फटा हुआ और खून से लथपथ था। चेज मेरी ओर आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ओ मेरे भगवान, हैली, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया और कांपती आवाज में जवाब दिया, हां, मैं ठीक हूं। मैं बस बहुत डरी हुई थी। लेकिन तुम घायल हो। चेज ने कंधे उचकाए। मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने मुझे उठाने में मदद की और कहा, तुम बहुत बहादुर थीं। अगर तुमने उसे विचलित नहीं किया होता तो मुझे नहीं पता कि मैं बच पाता या नहीं। तो धन्यवाद। उसने मुझे एक थकी हुई मुस्कान दी, जिसे मैंने वापस लौटा दिया। इसकी चिंता मत करो चेज। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं उस दैत्य के सामने अकेले नहीं टिक पाती। हमने सड़क पर पड़ी नागिन की लंबी लाश को देखा। तो हमें यहां से बस जाना चाहिए या हमें इसके बारे में कुछ करना होगा? मैंने पूछा। मेरा मतलब है, इंसान इसे देखकर डर जाएंगे। चेज ने अपना बैग उठाया और उसमें से एक छोटी शीशी निकाली। यह पकड़ो और सावधान रहना। नागिन के मुंह के पास जाकर चेज ने अपनी तलवार से उसका मुंह खोला, जो किसी तरह फिर से प्रकट हो गई थी। मुझे उसे बाद में इस बारे में पूछना होगा, क्योंकि मुझे यह बहुत अजीब लगा। मैंने अपने हाथ में शीशी की ओर देखा।
जब मैंने उसे अपने हाथों में घुमाया तो वह चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हीरे की बनी हो, लेकिन फिर मुझे खनिजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चेज ने नागिन के डरावने दांतों में से एक पर वार किया और अपनी तलवार की नोक से उसे किनारे पर धकेल दिया, जो एसिड से अप्रभावित लग रही थी। हैली, वो शीशी मुझे दो प्लीज, उसने शीशी की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने उसे शीशी दी और देखा कि उसने उसे खोला और उसमें से कुछ तरल नागिन की पूरी पीठ पर डाला। महान नागिन का शरीर चमकने लगा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया, जब तक कि उसके फंग के अलावा कुछ भी नहीं बचा जिसे चेज ने किनारे पर धकेल दिया था। वाह, उस शीशी में क्या था? मैंने पूछा। यह तय नहीं कर पा रहा था कि प्रभावित होना चाहिए या डरना चाहिए। बाद में बताऊंगा, वैसे भी मुझे बहुत सारी बातें समझानी हैं। चेज ने खाली शीशी ली और उसे फंग की नोक पर दबा दिया। क्या तुम उसका जहर निकाल रहे हो? हाँ, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कौन जाने, बाद में काम आ सकता है। मैं अनजाने में कांप गई। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कभी ना हो। अपनी तलवार का उपयोग करते हुए चेज ने फंग को घास में लुढ़का दिया, सड़क से दूर। उसने अपना बैग उठाया। चलो हैली, हमें चलना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मैं उस गांव तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं वास्तव में बिस्तर पर जाना चाहती थी। मैं इतनी थकी हुई थी कि शायद कई दिनों तक सोती रहूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस गांव में शायद चेज के पंख को ठीक करने के लिए कुछ हो, जो बहुत बुरा लग रहा था। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द इसका अगला भाग लेकर आऊंगा। हमारे चैनल में और भी कई रोमांचक कहानियां हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट और चैनल पर देख सकते हैं। आपका समर्थन और प्रेम के लिए धन्यवाद।